इस मूवी की शुरुआत होती है दो मासूम लड़कियों से, जिन्हें कुछ खतरनाक लड़के अचानक किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। पहले उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दी जाती है और फिर रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ उनके साथ ऐसा क्या होने वाला था जिसने इस पूरी कहानी को एक डरावने नाइटमेयर में बदल दिया? आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों कैटी और नैसीज को देखते हैं। दोनों एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थीं और अपनी आगे की स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के एक बड़े फार्म में जाने वाली थीं। उनके चेहरे पर अपने नए सफर को लेकर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन उन्हें लेने के लिए उनके अंकल जेसन वहां आते हैं। जेसन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक FBI एजेंट था। काम के मामले में वो बेहद समझदार और सतर्क इंसान था। जब वो दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर पहुंचता है तब वहां उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है। वो दोनों लड़कियों को देखकर काफी खुश होती है और उनका अच्छे से स्वागत करती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप छोड़ने जाता है। बस आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। तब कैटी और नैसी जेसन से कहती हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएगी, आप अपने काम पर जा सकते हैं, हम वहां पहुंचकर आपको मैसेज कर देंगे। लेकिन जेसन हमेशा की तरह काफी सतर्क था। वो दोनों से कहता है, जब वहां पहुंचो तो कोड वर्ड इस्तेमाल करना ताकि मुझे समझ आ जाए कि तुम दोनों सुरक्षित हो। इस पर कैटी मुस्कुरा कर कहती है, मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी। लेकिन जेसन तुरंत कहता है, हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना ताकि अगर कोई तुम्हारे मैसेज पढ़े भी तो वो कोड समझ ना सके। ये सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद जेसन वहां से चला जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। उधर सड़क से गुजर रहे दो लड़कों की नजर कैटी और नैसी पर पड़ती है। दोनों काफी देर तक उन्हें देखते रहते हैं। इसके बाद कैटी और नैसी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं। इन दोनों का नाम जेड और लूकस था। उनकी नजरों में एक अजीब सी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी जो आगे चलकर बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी। अब जेड और लूकस धीरे धीरे कैटी और नैसी से बातें करने लगते हैं। बातों बातों में कैटी उन्हें बताती है, हम लोग न्यूयॉर्क के एक फार्म में एग्रीकल्चर की स्टडी करने जा रहे हैं। ये सुनते ही जेड मुस्कुराकर कहता है, सच में? हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। उनकी बातें और व्यवहार इतने नॉर्मल लग रहे थे कि कैटी और नैसी को उन पर शक ही नहीं होता। कुछ देर बाद जब दोनों लड़के वहां से निकलने लगते हैं तभी नैसी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है। अब वो दोनों उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कैटी नोटिस करती है कि वो रास्ता फार्म की तरफ नहीं जा रहा। इसके बजाय जेड और लूकस उन्हें जंगल के पास बने एक सुनसान घर में लेकर पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां थोड़ा घबरा जाती हैं। कैटी तुरंत कहती है, हमें फार्म जाना था, तुम लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो दोनों उनसे तुरंत गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी घर के अंदर से जेड और लूकस की माँ बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बड़े प्यार से दोनों लड़कियों को चाय के लिए अंदर बुलाती है और कहती है, तुम लोग पहले आराम से चाय पी लो, जेड और लूकस बाद में तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। अब माहौल थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन दोनों लड़कियां पूरी तरह खतरा समझ नहीं पाई थीं, इसीलिए वो अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद कैटी के फोन पर उसके अंकल जेसन का मैसेज आता है। तब कैटी उसे कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि दोनों लड़कियां सुरक्षित फार्म पहुंच चुकी हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उधर लूकस की माँ दोनों लड़कियों को खाने के लिए कुछ देती है और जैसे ही वो खाना खाती हैं, उन्हें अजीब सा महसूस होने लगता है। उनकी आंखें भारी होने लगती हैं और शरीर लड़खड़ाने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। अब कैटी और नैसी समझ चुकी थीं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते पहुंचते दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। इसके बाद जेड और लूकस वहां आते हैं और बेहोश पड़ी कैटी और नैसी को उठाकर वापस उसी घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों को होश आता है तो वो खुद को एक घने जंगल के बीच पाती हैं। उनके हाथ भारी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़, अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। लेकिन तभी वहां जेड आता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोग जंगल की ऐसी जगह पर हो जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद वहां बोरिस नाम का एक आदमी आता है। उसके हाथ में कैटी का फोन था। वो फोन दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे फोन पर जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया है। पिछली बार तुमने उसे एप्पल लिखकर भेजा था, इसका मतलब क्या है? अब कैटी समझ जाती है कि ये लोग उनके हर मैसेज पर नजर रख रहे हैं। डरते हुए वो कहती है, एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही बोरिस खुद जेसन को रिप्लाई करता है। वो मैसेज में लिखता है,
सब कुछ ठीक है और साथ में फिर से एप्पल कोड वर्ड भी भेज देता है। उधर जेसन उस मैसेज को देखकर पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी भतीजियां इस वक्त किस नरक में फंसी हुई हैं। इसके बाद वो लोग कैटी और नैसी के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं और उन्हें जबरदस्ती अपने सामने नहाने के लिए मजबूर करते हैं। अब दोनों लड़कियां पूरी तरह समझ चुकी थीं कि वो कुछ बेहद खतरनाक लोगों के चंगुल में फंस चुकी हैं। तभी वहां अचानक एक शेरिफ आता है। उसे देखकर कैटी और नैसी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। दोनों तुरंत उससे मदद मांगने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद वो बच जाएंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उनका ये भ्रम भी टूट जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये सच सामने आते ही दोनों लड़कियां अंदर से पूरी तरह डर जाती हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद वो शेरिफ एक खतरनाक दवा खाता है ताकि खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सके। फिर वो कैटी को अपने लिए चुनता है। कुछ देर बाद हम उसे कैटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। कैटी की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ कितना भयानक व्यवहार किया गया होगा। उधर दूसरी तरफ जेसन लगातार बेचैन हो रहा था, क्योंकि कैटी ने अपने मैसेज में फिर से वही एप्पल कोड वर्ड इस्तेमाल किया था और जेसन अच्छी तरह जानता था कि कैटी कभी लगातार एक ही कोड दोबारा यूज नहीं करती। यहीं से उसे शक होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। इधर उन दरिंदों की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। अब वो लोग नैसी के कंटेनर में एक शराबी और मानसिक रूप से विकृत आदमी को भेजते हैं। वो अंदर जाकर नैसी को बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब साफ समझ आने लगता है कि ये लोग कैटी और नैसी को जबरदस्ती गलत धंधे में धकेल रहे थे। उधर जेसन तुरंत न्यूयॉर्क के उस एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है जहाँ दोनों लड़कियों को जाना था, लेकिन वहाँ से उसे जो बात पता चलती है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम चलता है कि कैटी और नैसी वहां कभी पहुंची ही नहीं थीं। अब जेसन पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी भतीजियां किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। इसके बाद जेसन बिना देर किए तुरंत कैटी और नैसी को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर जंगल के उस डरावने ठिकाने पर दोनों लड़कियों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। हर बार नए कस्टमर के आने से पहले जेड और लूकस उनके चेहरे कपड़े से ढक देते थे और सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां आने वाला हर आदमी पिग वाला मास्क पहनकर आता था, जिससे कोई भी उनकी असली पहचान ना जान सके। जब कस्टमर अंदर आता तब जेड और लूकस दोनों लड़कियों के चेहरे से कपड़ा हटाते और उन्हें जबरदस्ती उसके सामने खड़ा कर देते। लेकिन इस बार जैसे ही कैटी और नैसी उस आदमी का चेहरा देखती हैं, दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। वो जोर जोर से चीखने लगती हैं, क्योंकि वो आदमी देखने में बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से विकृत लग रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी नैसी को चुनता है। फिर वो उसे कंटेनर के अंदर ले जाता है। कंटेनर के बाहर सिर्फ नैसी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहती हैं। उधर कैटी बेबस होकर सब सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, तब कैटी भागकर नैसी के पास जाती है, लेकिन नैसी की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नैसी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उधर दूसरी तरफ जेसन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है, लेकिन जेसन नहीं जानता था कि यही वो पुलिस ऑफिसर है जो उन दरिंदों के साथ मिला हुआ था। यही वो आदमी था जिसने कैटी के साथ भी गलत किया था। जेसन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि वो खुद भी एक FBI एजेंट है। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर थोड़ा सतर्क हो जाता है। फिर वो जेसन से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों किडनैप हुई हैं? तब जेसन उसे कोड वर्ड वाली पूरी बात बताता है। अब वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसीलिए वो छुपकर बोरिस को सारी जानकारी दे देता है। वो कहता है उन दोनों लड़कियों का अंकल FBI एजेंट है और वो उन्हें ढूंढ रहा है। साथ ही कैटी ने हमें कोड वर्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी। ये सुनते ही उधर बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि कोई बहुत खतरनाक इंसान उनके पीछे पड़ चुका है। इसके बाद बोरिस जेड को कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है। वो धीमी आवाज में कहता है, इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों को पकड़ना है। उधर कैटी चुपचाप अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय बचा है। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद बोरिस फिर कैटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है। उधर दूसरी तरफ जेसन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कैटी और नैसी की मुलाकात जेड और लूकस से हुई थी। वहां वो एक कर्मचारी से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करता है। कुछ देर सोचने के बाद वो आदमी जेसन को बोरिस की गाड़ी के बारे में जानकारी देता है। अब जेसन को पहली बार एक बड़ा सुराग मिल चुका था। इधर कैटी डरते हुए नैसी से कहती है,
ये लोग हमें मारने वाले हैं। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। तभी जेड और बोरिस वापस वहां आते हैं। उनके साथ वही नशेड़ी आदमी भी था जिसने पहले कैटी के साथ गलत किया था। वो लोग उस आदमी से कहते हैं, हम लोग थोड़ी देर में वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब पहली बार कैटी को वहां से निकलने का मौका दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उस नशेड़ी आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो उसके करीब आना चाहती हो, और जैसे ही वो आदमी उसके बिल्कुल पास आता है, कैटी अचानक पूरी ताकत से उसके गले पर काट लेती है। उस आदमी के गले से तेज खून निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो वहीं तड़प कर मर जाता है। अब कैटी और नैसी तुरंत उसकी चाबी लेकर अपनी हथकड़ियां खोलती हैं और फिर दोनों डर के मारे वहीं पास में छुप जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो दोबारा पकड़ी गईं तो इस बार शायद जिंदा नहीं बच पाएंगी। जब वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है, तभी मौका देखकर कैटी और नैसी चुपके से उसकी गाड़ी चुरा लेती हैं और वहां से भाग निकलती हैं। काफी देर तक भागने के बाद वो दोनों एक मॉल में पहुंचती हैं, लेकिन वहां जाकर वो सामान्य चीजें नहीं खरीदती, बल्कि वो कई अजीब औजार, हथियार और सामान खरीदती हैं। अब दोनों के चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उधर दूसरी तरफ जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंच जाता है। वहां जांच पड़ताल के दौरान उसे आखिरकार बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। अब जेसन तेजी से उसी पते की तरफ निकल पड़ता है। इधर बोरिस अपने घर में आराम से बैठा म्यूजिक सुन रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। तभी अचानक वहां कैटी और नैसी आ जाती हैं। दोनों पूरी तैयारी के साथ आई थीं। उन्होंने एक टेनिस बॉल पर ढेर सारी कीलें लगा रखी थीं और अगले ही पल वो पूरी ताकत से वो बॉल बोरिस के चेहरे पर मारती है। तेज वार लगते ही बोरिस बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। अब पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। वो घबराकर कैटी और नैसी से कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उन दोनों को पैसों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपना बदला चाहिए था। उधर उसी समय जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुका था। इधर कैटी और नैसी बोरिस से उस रहस्यमयी मास्क वाले आदमी का पता पूछती हैं। डर के मारे बोरिस उन्हें सब बता देता है। इसके बाद दोनों बिना कोई रहम दिखाए उसके साथ बेहद दर्दनाक बदला लेती हैं। बोरिस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। उसी वक्त जेसन आवाज सुनकर तेजी से घर के अंदर घुसता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो जो देखता है उसे देखकर वो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है, क्योंकि बोरिस अब मर चुका था। तभी जेसन को घर के बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक कैटी और नैसी वहां से निकल चुकी थीं। अब जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों क्या कर रही हैं। इसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसी पुलिस ऑफिसर से फिर से कैटी और नैसी के बारे में पूछताछ करने लगता है। इसी दौरान जेसन कैटी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस पुलिस ऑफिसर की जेब पर पड़ती है, क्योंकि कैटी का फोन उसी के पास था। अब जेसन सब समझ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पीछे से उसके ऊपर गन तान देता है। उधर दूसरी तरफ कैटी और नैसी एक चर्च पहुंचती हैं और वहीं जाकर उन्हें पता चलता है कि वो रहस्यमयी पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर है। ये सच सामने आते ही दोनों के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। तभी कैटी पीछे से उस फादर पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांध देती हैं और पूरे टाउन में घसीटते हुए ले जाती हैं। लोग डर और हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं। फिर वो एक दुकान से पेट्रोल और माचिस खरीदती हैं और आखिरकार उसी फादर को जिंदा जला देती हैं। अब कैटी और नैसी के अंदर सिर्फ बदला बचा था। उधर पुलिस स्टेशन में वो भ्रष्ट ऑफिसर जेसन को एक कुर्सी से बांध देता है। कुछ देर बाद वो फिर नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। अब वो उनके साथ भी वही सब करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से कैटी और नैसी चुपके से वहां पहुंच जाती हैं और मौका देखकर डंडे से उस पुलिस ऑफिसर के सिर पर जोरदार वार करती हैं। तेज हमला लगते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उस पुलिस ऑफिसर को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखाई दे रहा था, लेकिन कैटी और नैसी के अंदर अब जरा भी रहम नहीं बचा था। दोनों मिलकर उसे जान से मार देती हैं। इसके बाद वो उन किडनैप की गई लड़कियों को भी आजाद कर देती हैं। फिर कैटी उनसे कहती है, उस आदमी को भी खोल दो। वो इशारा जेसन की तरफ कर रही थी। इतना कहकर कैटी और नैसी वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लड़कियां जेसन की रस्सियां खोल देती हैं और उससे कहती हैं, 2 लड़कियों ने हमें आपको छोड़ने के लिए कहा था। ये सुनते ही जेसन सब समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैसी थीं। उधर दूसरी तरफ हम जेड और लूकस की माँ को देखते हैं। वो घर में बैठकर शराब पी रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे अजीब सा नशा महसूस होने लगता है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है।
उसके सामने कैटी और नैसी खड़ी थीं और सबसे डरावनी बात ये थी कि जेड भी उसी के सामने बंधा हुआ था। अब उसकी माँ घबराकर रोने लगती है, लेकिन कैटी और नैसी के चेहरों पर अब सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो दोनों जेड को उसकी माँ की आंखों के सामने बेरहमी से मारना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में जेड की मौत हो जाती है। अपने बेटे को मरता देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन कैटी और नैसी के अंदर अब उन लोगों के लिए कोई दया नहीं बची थी, क्योंकि वो खुद भी उसी नरक से गुजर चुकी थी। इसके बाद कैटी और नैसी उसे घसीटते हुए लूकस के पास लेकर जाती हैं। अब लूकस गन पॉइंट पर खड़ा था। कैटी उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाते हुए कहती है, अगर जिंदा रहना है तो अपनी माँ को मारो। ये सुनकर लूकस पूरी तरह डर जाता है। वो कांपते हाथों से डंडा पकड़ता जरूर है, लेकिन अपनी माँ पर वार नहीं कर पाता और अगले ही पल नैसी बिना देर किए उसे गोली मार देती है। लूकस वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद नैसी बड़ी सफाई से गन को साफ करती है और उसे लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, ताकि पुलिस को लगे कि माँ बेटे के बीच लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। अब सिर्फ उनकी माँ बची थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो रोते हुए कैटी और नैसी से कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उसकी बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि अब पैसों की कोई कीमत नहीं बची थी। उनके अंदर सिर्फ दर्द और बदले की आग बाकी थी। तभी नैसी एक कटिंग मशीन उठाती है और फिर बेहद बेरहमी से उसका अंत कर देती है। इसके बाद फिल्म का सीन कुछ दिनों आगे बढ़ता है। अब हम जेसन को कैटी और नैसी के घर जाते हुए देखते हैं। दोनों लड़कियां अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थीं। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई देता था, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। जेसन उन्हें अपने साथ दोबारा न्यूयॉर्क ले जाने आता है और इसी आखिरी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये डार्क और शॉकिंग कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही इंटेंस मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।